एक्स-रेज अब का टॉपिक है। और एक्स-रेज जो हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है EMR, हैविंग wavelength from 10 power minus 2 angstrom up to 10 power 2 angstrom या 0.001 nanometer up to 10 nanometer are known as X-rays. Electromagnetic radiation, वो radiation which are not attracted by electric or magnetic field, they are known as electromagnetic radiation. और फिर वेवलेंथ की बुनियाद पे इनको कैटेगराइज किया गया है: गेमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो जो इनका वेवलेंथ 0.001 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक है, तो या एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 2 एंगस्ट्रॉम से 10 पावर 2 एंगस्ट्रॉम तक, तो इनको एक्स रेज कहा जाता है। एक्स रेज जो है, इसको डिस्कवर किया 1895 में, डिस्कवर्ड बाय ए जर्मन फिजिस्ट W.C. Röntgen। 1895 जब वो स्टडी कर रहा था एक्स रेज, तो प्रोडक्शन भी उसी तरीके से ये वही डिस्चार्ज ट्यूब वो इस्तेमाल कर रहा था जो J.J. थॉम्सन, विलियम क्रुक्स सब ने इस्तेमाल किया। इसमें अब उसने जो एनोड लगाया, दिस इज़ दैट एनोड, और ये हुआ कैथोड। वहीं सारी रिक्वायरमेंट्स, गैस का प्रेशर 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg किया, और वोल्टेज फ्रॉम 5000 टू 10,000, वोल्टेज 30,000 to 50,000 volts, 30,000 to 50,000। ये वोल्टेज जब उसने प्रोवाइड किया, तो वो कैथोड रेज के साथ साथ ये भी देखता है कि यहाँ से जो कैथोड रेज निकल रही है, ये तो वही रेज थी जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़े कि दे वर नोन एज या कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन साथ में वो देखता है कि जब ये मेटालिक एनोड में लगा देता हूँ, मेटालिक एनोड का मतलब कि अगर ये एनोड मेटल से बने, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सोडियम एट्सेट्रा, तो वो देखता है कि भाई जब ये रेज़ इससे टकराती हैं तो इधर से उनसे कुछ रेज़ बाहर निकलना शुरू कर देती हैं इस फॉर्म में, एंड ही कॉल्ड दीज एक्स रेज। ये उसने इस तरह डिस्कवर किए कि वो जब ये कैथोड रे स्टडी कर रहा था, तो उसी मेज़ पे उसका एक ग्लास पड़ा हुआ था पानी के लिए। तो जब वो कैथोड रेज प्रोड्यूस करता है, तो उस ग्लास के ऊपर आगे जाके वो फ्लैशेस होती हैं। सपोज करें कि ये ग्लास है और इसके ऊपर इधर ये फ्लैशेस होती हैं। जब ये उसको ऑफ कर देता है तो ये फ्लैशेस भी ऑफ हो जाती हैं। फिर ऑन कर देता है, ग्लास इधर ले आ जाता है, तो फिर उसके ऊपर कोई फ्लैश नहीं बनता। इसी तरह ग्लास इधर ले जाता है तो कोई फ्लैश नहीं बनता, लेकिन इस पोजीशन पे उसके ऊपर ये चमक पैदा होती हैं। तो इस तरीक़ों की ये तो दिखाई नहीं देती, दे आर इनविजिबल। तो उसने यहाँ से क्या कि देयर आर सम रेज विच आर कमिंग आउट फ्रॉम एनोड एंड स्ट्राइकिंग द ग्लास, सो ही कॉल्ड दीज एक्स रेज। अब ये एक्स
का लफ्ज़ आप यूं ले सकते हैं कि दीज वर एक्स्ट्रा रेज या एक्स फॉर अननोन रेज, यानी रॉन्जन से पहले काफ़ी साइंटिस्ट इस पे वो स्टडी कर चुके हैं कैथोड रेज पे, लेकिन उन्होंने ये मालूम नहीं किया, तो इस वजह से उसने इनको अननोन रेज या एक्स्ट्रा रे के कुछ एक्स्ट्रा रेज भी रिलीज़ होती हैं। तो ये था डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज जो WC रॉन्जन कर चुका है। तो इसकी जब हम प्रोडक्शन मेथड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें कई मेथड्स मिलते हैं। तो उसमें एक यही जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया, दैट इज़ रॉन्जन मेथड, यानी गैस ट्यूब वाला। वही डिस्चार्ज ट्यूब। दूसरा जो है वो कोलीज मेथड है। और तीसरा जो है उसका बाय यूजिंग बेटेट्रॉन मेथड। बेटेट्रॉन एक डिवाइस होता है जिसको हम बस सिंपल ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन। तो ये मेथड्स हैं, बस इनके जस्ट हमारे कोर्स में नाम दिए गए हैं, बाकी डिटेल नहीं दिया। और रॉन्जन मेथड को ही फर्दर एक्सप्लेन करके हमें मिला है, जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। उसमें अगर कुछ चीज़ें आप समझना चाहोगे तो बुक में जब डायग्राम देखोगे तो इधर जो कैथोड है वो आपको इस तरह से कनकेव फॉर्म में मिलेगा। दिस इज दैट कैथोड। और एनोड इस किस्म का बनाया हुआ आपको मिलेगा। अच्छा, ये कनकेव इसलिए बनाया कि जो कैथोड रेज हैं वो मैक्सिमम स्ट्राइक कर सके, क्योंकि ये सीधा ट्रेवल करती हैं। तो जब सीधा ट्रेवल करती हैं तो ताकि ये मैक्सिमम आगे सीधा जाएं और एनोड पे टकरा के हमें एक्स रेज दे जाएं। तो वो जब एनोड पे टकराएंगी तो एनोड को जो कर्व किया गया इस फॉर्म में, ताकि इसकी रेज जो हैं वो सीधा इस तरह से बाहर निकलना शुरू करें। जो एक्स रेज हैं उनको अगर हम स्टडी करना चाहें या फर्दर उनको यूज़ करना चाहें तो वो मैक्सिमम रेज हम इस्तेमाल कर सकें। बस ये एक डिफरेंस उस ट्यूब में आपको मिलेगा जो बुक में हमें मिला है, दिया गया है। अच्छा, अब ये पढ़ते हैं कि ये एक्स रेज जो हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। आखिर जो कैथोड रेज हैं वो एनोड पे टकरा के एनोड में क्या कर जाती हैं कि वो एक्स रेज वहाँ से निकल आती हैं। तो इसको ओरिजिन ऑफ एक्स रेज या टाइप्स ऑफ एक्स रेज, यानी इसमें हम ये सीखेंगे कि भाई एक्स रेज एनोड एटम में क्या होता है कि वो एक्स रे प्रोड्यूस करता है जब इसके साथ कैथोड रेज टकराते हैं। और फिर वो दो किस्म की जो रेज प्रोड्यूस होती हैं तो उनके मुताबिक ही इनको टाइप में तकसीम किया गया है। तो ओरिजिन ऑफ एक्स रेज में एक कंटिन्यूस एक्स रेज जो इसका पहला टाइप होगा, दैट इज continuous X-rays। कंटिन्यूस एक्सरेज में ये होता है कि जब ये कैथोड की तरफ से आने वाला इलेक्ट्रॉन विद हाई एनर्जी टारगेट एनोड से टकराता है, दिस इज दैट एनोड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आती है
और एनोड एटम उसको अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगी, दिस डिक्रीज इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो ये प्रोसेस से जो एक्स रेज पैदा होती हैं तो उनको कहा जाता है कंटिन्यूअस एक्स रेज। यानी ये इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड विद हाई काइनेटिक एनर्जी, और जब ये एनोड से टकराता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा, एंड दैट डिक्रीज यानी वो काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर जाएगा, इस वजह से उसमें डिक्रीज आया। सो दैट डिक्रीज इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे फोटोन। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू collision with anode is released as X-ray photon, known as continuous X-ray। फिर देखें, ये एक हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये जब एनोड से टकराएगा तो इसकी एनर्जी में डिक्रीज आएगा कोलिजन की वजह से। तो वो डिक्रीज हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे फोटोन। तो इस किस्म की जो रेज हैं, दे विल बी नोन एज कंटिन्यूअस एक्स रेज। तो अब हम कंटिन्यूअस रेज को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स रेज produced due to decrease in kinetic energy or deceleration of cathode electrons or continuous X-rays। तो ये हुआ कंटिन्यूअस एक्स-रेज का डेफिनीशन। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूअस एक्स-रेज की एनर्जी जो है किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो रिमेंबर कि एनर्जी of continuous X-rays depends upon the potential difference provided। provided to the tube। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे, उतना जो है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी उस कंटिन्यूअस एक्स रेज की। दूसरी किस्म की जो एक्स रेज हैं, दे आर कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। अब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कौन होंगी? तो एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय inner shells transition of electrons is characteristic X-rays।
ओके, अब समझते हैं इसको कि अब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, इनर शेल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एनोड का कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हुआ, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। जो सबसे आखिर वाला शेल है दैट इज नोन एज वैलेंस शेल, और ये हुआ न्यूक्लियस, और इनके दरमियान में जो बाकी मांदा शेल्स हैं दे आर नोन एज इनर शेल्स या कोर शेल्स। ये तो हमने समझा इनर शेल्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, पहले से इलेक्ट्रॉन एनोड के जो डिफरेंट शेल्स हैं उसमें मौजूद हैं। दीज आर सपोज दोज इलेक्ट्रॉन्स। हर शेल में उसके साइज के मुताबिक, उसमें जो एकोमोडेशन कैपेसिटी है उसके मुताबिक शेल इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जब ये कैथोड से आने वाला हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन विद हाई काइनेटिक एनर्जी वो आ रहा है, और जब वो इनर शेल में किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या कर जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, यानी इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट फ्रॉम द इनर शेल। तो रिजल्ट में हमें यह मिलेगा कि जो के शेल है उसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। दिस इज दैट वैकेंसी जो इधर बनी। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए और न्यूक्लियस की मुसलसल अट्रैक्शन की वजह से ऊपर शेल में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर सकता है, चाहे वो सपोज करें ये एल शेल वाला हो, एम शेल वाला हो, नॉट वैलेंस शेल, और ये के शेल, ये इलेक्ट्रॉन भी नीचे जंप कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर सकता है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करके ट्रांजिशन करेगा या डी एक्साइट होगा तो ये साथ में एनर्जी रिलीज कर जाएगा। ये वो एनर्जी है जो हमें मिलेगी एक्स रेज की शक्ल में। ठीक, तो ये हुआ इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कि एक इलेक्ट्रॉन इनर शेल में नीचे वैकेंट शेल में ट्रांजिट कर गया, डी एक्साइट हुआ, और साथ ही उसने एनर्जी जो रिलीज की तो वो हमें एक्स रे की शक्ल में मिलेगी। तो सच टाइप ऑफ एक्स रेज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। अब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हमें काफ़ी मिल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हुआ के शेल, दिस इज एल शेल, एम शेल, एन शेल, और इसी तरह सो ऑन ओ शेल। अब अगर वैकेंसी के शेल में है और इलेक्ट्रॉन एल शेल से के में आ जाए तो ये जो एक्स रे रिलीज होगी ये कहलाएगी के अल्फा एक्स रे। इलेक्ट्रॉन एल शेल से वैकेंट के शेल में आया तो ये होगा के अल्फा एक्स रे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एम शेल से के शेल में आ सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ सकता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी एक्स रे बनेगा, दिस इज नोन एज के बीटा एक्स रे। और इसी तरह अगर वो एम शेल से के शेल में आए, ये हुआ
और ये हुआ m शेल। m शेल से जब वो k शेल में आएगा तो n से जब वो नीचे आएगा और जो फोटोन रिलीज करेगा तो वो कहलाएगा k गेमा एक्सरे। तो ये हुई कैरेक्टरिस्टिक रेस की फर्दर टाइप्स। इसी तरह वैकेंसी L में पैदा हो सकती है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन M से N में आए तो ये हो जाएगा L अल्फा एक्सरे। अगर वो N से L में आए तो वो हो जाएगा L बीटा एक्सरे। और इसी तरह अगर सपोज करें कि वैलेंस शेल कोई और अगला है P है तो उधर से अगर इलेक्ट्रॉन आए तो यू विल गेट L गेमा एक्सरे। तो बस इस तरह से आपने इनको याद रखना है, K अल्फा, K बीटा एंड K गामा। L से K में आए तो K अल्फा, M से K में आए तो K बीटा और इसी तरह N से K में आए तो K गेमा। अच्छा, अब क्वेश्चन कि इनकी फ्रीक्वेंसी का अगर हमसे पूछा जाए, इनकी एनर्जी का हमसे पूछा जाए तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जितनी दूर से न्यूक्लियस के करीब आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, क्योंकि K और N में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। तो मीन्स कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो ये होगा कि K गेमा एक्स-रेज हैव ग्रेटर एनर्जी देन K बीटा एक्स-रेज एंड ग्रेटर एनर्जी देन K अल्फा एक्स-रेज। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक। L और K में एनर्जी डिफरेंस कम, M और K में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, इसी तरह N और K में एनर्जी डिफरेंस मज़ीद ज़्यादा। तो ये इनकी एनर्जी का आर्डर हुआ, साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी का आर्डर भी हुआ, बिकॉज एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब एनर्जी ज़्यादा है या एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो ये हुआ फॉर द सेम एलिमेंट, यानी सेम एनोड हो, फॉर द सेम एनोड तो K गेमा एनर्जी ग्रेटर देन K बीटा ग्रेटर देन K अल्फा। अब अगर डिफरेंट एनोड्स हों, यानी डिफरेंट एटम मेटालिक एनोड हमने इस्तेमाल किए और उसमें हमसे कहा जाए कि K अल्फा की एनर्जी किस में ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आयरन एनोड यूज़ किया, हमने एल्यूमिनियम एनोड यूज़ किया है, कॉपर यूज़ किया है। तो इस केस में जो K अल्फा की एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी टू दी एटॉमिक नंबर। इसी तरह K बीटा तीनों का कंपेयर करेंगे तो भी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, K गेमा तो वो भी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, एल्यूमिनियम 13 है और कॉपर जो है वो 29 है। तो यहाँ पे हम सिर्फ K अल्फा तीनों एलिमेंट्स का देखना चाहते हैं। तो K अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे ऑफ आयरन, इसी तरह K अल्फा कैरेक्टरिस्टिक रे ऑफ एल्यूमिनियम एंड K अल्फा कैरेक्टरिस्टिक रे ऑफ कॉपर। तो इनकी अब एनर्जी ऑर्डर ये होगा, और पॉइंट साथ में याद रखें कि नाउ K अल्फा एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी Z एटॉमिक नंबर, क्योंकि जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके नीचे वैकेंसी की तरफ लाएंगे, और जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेगा तो उतना हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी एक्स रे रिलीज़ करेगा। तो अब ये ऑर्डर हमें कुछ यूँ मिल जाएगा कि K अल्फा of copper has greater energy than K alpha of iron and greater energy than
K अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये हुआ एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे K कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की हमने एनर्जी को समझा कि एनर्जी का ऑर्डर ये होगा कि K gamma greater energy than K beta and greater energy than K alpha। अब हम वेवलेंथ को देखेंगे तो वेवलेंथ ऑर्डर ये होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम, तो मीन्स कि K अल्फ़ा ग्रेटर वेवलेंथ दैन K बीटा एंड ग्रेटर वेवलेंथ दैन K गैमा। इसी तरह इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो प्रोबेबिलिटी मीन कि वो जल्दी आसानी से बनेगा, तो वो K अल्फ़ा पहले बनने का चांस K अल्फ़ा का होगा, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हमें मिलेगी। फिर अगर K नहीं बना तो K बीटा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इसी तरह से फिर K गैमा की प्रोबेबिलिटी, यानी इन तीनों में से उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे। It depends upon probability of characteristic X-ray। अब अगर हमसे कंपैरिजन पूछा जाए कि K कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, L कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज और इसी तरह M कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, तो रिमेंबर एनर्जी का पूछा जाए तो एनर्जी K कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की ज़्यादा होगी L कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज से, और इनकी ज़्यादा होगी M कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज से, क्योंकि K में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब आता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जितना आएगा उतनी उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, वो स्टेबल होता जाएगा। तो K सीरीज में इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस कंपेयर टू L शेल कंपेयर टू M शेल। तो अगर हम अब ये दिया जाए K अल्फा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी देन K L अल्फा, सॉरी दैट इज L अल्फा, और ज़्यादा एनर्जी होगी देन M अल्फा। इसी तरह बीटा को कंपैरिजन कर सकते हो और जो है गैमा की कंपैरिजन कर सकते हो। सो दिस वाज स्टूडेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज और कंटिन्यूअस एक्स रेज। तो इसमें हमने ये पहचाना कि एक्स रेज उनकी ओरिजिन क्या है, दो तरीक़ों से वो रिलीज़ होती हैं, और एक कंटिन्यूअस एक्स रेज हमने पढ़ा, दूसरा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे। प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रेज हमने डिस्कस किए, और अब देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये कि इनका जो वेवलेंथ है वो 10 पावर -2 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 पावर +2 एंगस्ट्रॉम या 0.001 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दे आर नोन एज एक्स रेज। दूसरा पॉइंट है कि दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इस जो रेज इस तरह डिफ्लेक्ट नहीं होती मैग्नेट से और इलेक्ट्रिक फील्ड से, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सो दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. अगला पॉइंट तीसरा, तो जब ये डिफ्लेक्ट नहीं होती मीन्स के दे आर न्यूट्रल, क्योंकि ऊपर दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर पाता सो दे आर चार्ज्ड, और फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर पाता तो हमें पता चलता कि अब ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये न्यूट्रल हैं. ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. सीधा जाती हैं, कोई इसको अपने रास्ते से बेंड नहीं कर सकता. फिफ्थ जो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, कैन आयोनाइज गैसेस, यानी अगर कोई गैशियस एटम है, सपोज करें इधर हाइड्रोजन ले लें और एक्स-रे फोटॉन इस पे हम स्ट्राइक करवाएंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो ये गैस को आयोनाइज कर सकती हैं और इनका जो आयोनाइजेशन पावर है वो डिपेंड करेगा इनकी इंटेंसिटी पे. तो आयोनाइजेशन power depends upon their intensities. अगली जो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी वो ये कि एक्स रेज जब भी किसी सरफेस से टकराती हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, ग्लास वगैरह, तो उस पर चमक प्रोड्यूस करती हैं. तो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस अपॉन स्ट्राइकिंग सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल हुआ, ग्लास हुआ, बोन हुआ यानी कैल्शियम के कंपाउंड एट्सेट्रा. तो इस वजह से जो एयरपोर्ट्स वगैरह में बैग चेकिंग की जाती है तो उस सारे बैग को खोलना, एक एक चीज़ को बाहर निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जो भी अनलॉफुल चीज़ हो तो उसको एक्स रेज से गुजारी जाती हैं और इस तरह से स्क्रीन में पता चलता है कि इसमें कौन सी चीज़ रखी गई है. 7th प्रॉपर्टी वो ये कि कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड डाइफ्रैक्टेड. रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, डाइफ्रैक्ट भी हो सकती हैं, और साथ में रिफ्लेक्टेड एंड डाइफ्रैक्टेड. अच्छा, अब रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन इसमें हम, और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एक सरफेस पे जब कोई रे पड़ जाए और वो वापस बेंड हो जाए तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन. डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन में हम अगर एक सरफेस और इसमें छोटा सा सुराख हो और उससे जब हम एक्स रे पास करेंगे और वो जब इस सुराख से निकलेगा तो इट विल स्प्लिट इनटू स्मॉलर waves just like this. This is known as diffraction or refraction.
रिफ्रैक्शन में एक वेव ए मीडियम और बी मीडियम, ए से जब ये बी में दाखिल होगा थोड़ा सा इसमें बेंड आएगा, तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। तो एक्स रेज में ये तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और इस वजह से यूज्ड इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, डाइफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, यानी उससे हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का क्रिस्टल लैटिस मालूम करते हैं। यूज्ड इन फाइंडिंग क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टलिनिटी of a substance. Eighth, can penetrate through many substances और फिर इनका जो पेनिट्रेशन पावर है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, और डिफरेंट चीज़ों में इसका पेनिट्रेशन पावर डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है, सब्सटेंस सी है। अब एक्सरे ए में कितना पेनिट्रेट होगा डिपेंड करेगा इसके नेचर पे, बी में फिर कितना पेनिट्रेट होगा बी के नेचर पे डिपेंड करेगा, और साथ में इस तरह से सी पे, तो डिपेंड करेगा नेचर पे और साथ में इनकी इंटेंसिटी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें मिलेगी वो ये कि दे कैन ब्लैकन द फोटोग्राफिक प्लेट। यानी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये फोगिंग कर पाएंगे जिससे हमें इनके एग्जिस्टेंस का पता चलेगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट काफ़ी इस्तेमाल हुआ है रेडियो एक्टिविटी में और इस तरह इन रेज में, क्योंकि ये तो विजिबल नहीं होती, तो उनकी एग्जिस्टेंस हम इन फोटोग्राफिक प्लेट से हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ वाकई ये एग्जिस्ट करते हैं। Henry Moseley, 1913, performed various experiments on using different anodes, metallic anodes. For example, वो इधर एल्यूमिनियम का एनोड इस्तेमाल किया, इसी तरह आयरन का इस्तेमाल किया, कॉपर का इस्तेमाल किया, गोल्ड, सिल्वर जो भी उस वक्त में मौजूद था, मोज़ले ने उन सब एनोड को इस्तेमाल किया और देखा कि जितने भी एलिमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उनसे जो एक्स रेज़ की फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट आती है। यानी एल्यूमिनियम से जो एक्स रेज़ बनेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी, आयरन से जो एक्स रेज़ बनेंगे, कॉपर के एनोड से जो एक्स रेज़ बनेंगे, सिल्वर के एनोड से जो एक्स रेज़ बनेंगे, तो ऑल एक्स रेज़ हैव different frequency. और साथ में जब ये एक्सपेरिमेंट करता गया तो उसने देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की डिफ़र कर रही है, तो केमिस्ट्री में इसको हम म्यू से लिखते हैं। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज changing या proportional to a positive charge.
in the atom. अब एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन पे होता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं एटम में, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स। तो इन नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहा गया। ठीक, सो प्रोटॉन्स in an atom were termed as atomic number या proton number। number denoted by Z। यानी अगर हम एल्यूमिनियम लें तो इसका एटॉमिक नंबर 13, अगर हम आयरन लें इसका एटॉमिक नंबर 26 और इसी तरह कॉपर लें तो एटॉमिक नंबर 29। अब जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा उन एक्स रेज़ की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, तो कॉपर के एक्स रेज़ की फ्रीक्वेंसी हमें यूँ मिलेगी, आयरन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो एल्यूमिनियम है वो मज़ीद कम फ्रीक्वेंसी वाले एक्स रेज देगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस वाज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर और ये होता है इन द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज टर्म्ड एज प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर।